2016 में कॉफ़ी यहाँ पे 450 बोलीवार्स की मिलती थी, वही 2018 में 25 लाख बोलीवार्स की मिलती थी। एक टाइम का दुनिया का सबसे अमीर देश, जिस देश के पास सबसे ज़्यादा तेल है पूरी दुनिया में, 20% ऑफ द ऑयल वेनेजुएला के पास है। ऐसा क्या हुआ वेनेजुएला के साथ कि इनकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही और लोगों ने इनकी करेंसी को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। Things in Venezuela have been extremely grim. The government issued a new banknote by taking the old one and just lopping off 5 zeros. Mensual nos alcanza para una caja de cornflakes. Violent protesters stormed the National Assembly Sunday, even punching some lawmakers. The clashes in Caracas between protesters and police are looking more like all-out war. Chaos in Caracas. A stolen police helicopter fired on Venezuela's Supreme Court. स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं आज हूँ वेनेजुएला की कैपिटल कराकस में, और पिछली वीडियो में मैंने आपको घुमाई थी वेनेजुएला की कैपिटल कराकस की थोड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन, केबल कार वगैरह लेके गए थे। पर कल आपने देखा होगा वीडियो में कि मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि मैं लेके आ रखा हूँ US डॉलर। कहाँ से? पनामा से। अच्छा हुआ $100 का नोट नहीं लेके आया, क्योंकि कल मैंने कई जगह भाई $10 का नोट चेंज कराने की कोशिश करी। एक नारियल पानी पीना था मेरे को, एक पानी की बोतल खरीदनी थी। लोग इस $10 के नोट को भी चेंज नहीं कर पा रहे, कह रहे हमारे पास खुले नहीं है, या तो आप $1 का नोट लेके आओ या फिर इनकी करेंसी बोलीवार्स लेके आओ। तो मेरे को कल बोलीवार्स भी मिल गए थे। ये मेरे को खुद नहीं पता कि कितने वैल्यू वाले बोलीवार्स है, कितने रुपए के बोलीवार्स है, पर मेरे को थोड़ी रिसर्च करके पता चला ये वाला है 1 मिलियन बोलीवार्स का नोट। अब ये नहीं पता ये 2018 का नोट है, 2008 का नोट है, या फिर अभी लेटेस्ट वाला नोट है। अगर ये अभी लेटेस्ट वाला नोट है तो इसकी कीमत पता है कितनी है? 1 मिलियन बोलीवार, मतलब 10 लाख बोलीवार। इसकी कीमत है भाई 25 सेंट, क्योंकि आज की तारीख में वेनेजुएला की करेंसी की जो वैल्यू है वो है $1 इज इक्वल टू 36 लाख बोलीवार, 3.6 मिलियन बोलीवार। जबकि इन्होंने 2008 में अपनी करेंसी में से 3-4 जीरो हटाई थी, फिर 18 में से कुछ जीरो हटाई थी, 5-6 जीरो, फिर 21 में फिर इन्होंने 5-6 जीरो हटाई थी अपनी करेंसी में से। तो कुल मिला के अपनी करेंसी में से लगभग 20 जीरोस के करीब हटा चुके हैं। सोचो 20 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो होती हैं, तो 20 जीरो हटा चुके। करोड़ों अरबों की करेंसी पहुंच जाती है इनकी, पर ये टाइम टू टाइम करेंसी में से हटाते रहे, क्योंकि वेनेजुएला हाइपर इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। ये सब बातें हम आज करेंगे वीडियो में, क्योंकि जिस कागज पे प्रिंट हो रहा है ना, उस कागज की वैल्यू इस नोट से ज्यादा है। सोचो आज की तारीख में ये हाल हो रखा है। गड्डियों की गड्डियां लेके घूमते थे लोग, पर इन्होंने पिछले 1-2 सालों से US डॉलर को अपनी करेंसी बना लिया है। इस सब के बारे में बात करेंगे, ऐसी हालत क्यों हुई। हम कोशिश करेंगे कल के टूर के लिए हमको थोड़ी बहुत चीजें भी खरीदनी, क्योंकि मैं जंगल में जा रहा हूँ 5 दिनों के लिए कल, तो चीजें भी खरीदनी है। तो डॉलर चेंज होते हैं या नहीं होते, और हम ट्राई करेंगे कि वेनेजुएला की बोलीवार्स की करेंसी भी मैं आपको दिखा सकूं कि कैसी होती थी। अभी नीचे चलते हैं होटल के, क्योंकि जिस कंपनी से मैंने एंजल फॉल्स का टूर बुक किया था ना, उनके ओनर आने लग रहे हैं। वो कह रहे थे कि मेरे को आपको एक टी-शर्ट देनी है और हैट देनी है अपनी कंपनी की, ताकि उनकी कंपनी की प्रमोशन हो जाए। शायद मेरा टूर स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो मैंने उनको भी बोल दिया। मैंने कहा टी-शर्ट वगैरह ठीक है, आप मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए भाई जो भी नोट पड़े हो आपके, 2008 का हो चाहे 2018 का हो, आप मेरे लिए प्लीज वो नोट्स लेके आ जाना, क्योंकि उनके लिए तो वो कचरे के बराबर है। तो कहते मैं ट्राई करूंगा। उन्होंने कहा भाई यहाँ पे बोलीवार्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये भी कल मेरे को एक आंटी मिली थी चर्च के बाहर बैठी हुई, जो आपने वीडियो में देखा था, भीख मांग रही थी आंटी, तो मैंने उनको $5 का नोट दे दिया, और ये मतलब शायद 20-25 सेंट जितने वर्थ के नोट होंगे। तो ये मैं आंटी से ले आया था। ये आ गया मैं होटल के नीचे, और 1-2 मिनट में आने वाले हैं वो। देखते हैं भाई कौन से करेंसी के नोट लेके आएंगे। टी-शर्ट हैट के लिए तो मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, करेंसी नोटों के लिए हूँ भाई। उस बस वाले के हाथ में देखो, वो जो नोट है ना, वो बोलीवार के नोट हैं, और ये कह रहे हैं आजकल सिर्फ बोलीवार के नोट यूज़ करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में या छोटी दुकानों में। बसें देखो भाई यहाँ पे कैसी हैं, ये कमाल है यार। ये आ गए थे भाई। हेलो, हाउ आर यू? सॉरी, वेलकम टू कराकस। तो भाई टी शर्ट ले आए 3 hats that I have और to give हैट to my ले आए। staff. ओके, They यू have हैव to टू go- गिव टू स्टाफ, राइट? Yes, for my Okay. staff. Yes, ओके and this is also for my staff. ओके Unless you want it, if you want it like this, can I mention part? You can keep it for you if you ओके like it. ओके। और नोट ले आए थे, तो सो वेयर डू आई गिव दिस टू देम? To my staff. Yes. Tomorrow- I will give you the name. ओके ओके, नो No प्रॉब्लम। worries. ओके, Keep this with you, please. थैंक यू सो मच। तो भाई ये कंपनी के मालिक थे, ये 2 टी शर्ट दे गए, 3 हैट दे गए। मेरे को लगा हैट मेरे लेके आ रहे, पर कहते
मेरे एम्प्लॉयज़ को देनी है आपको ये। मैंने कहा दे दूंगा भाई। और नोट लेके आए हैं, देखता हूँ ऊपर जाके कौन से नोट है। कह रहे कि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं नोट। तो मैंने कहा तभी तो तेरे को बोला था भाई कि ले आई हो। चलो ऊपर सामान रखते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं अपनी कराकस शहर को। भाई ये टी शर्ट मेरे लिए लेके आए थे ये, और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ सी है, मतलब सिंथेटिक कपड़ा है। बिल्कुल सही हो गया यार, क्योंकि नदी में हमको 75 किलोमीटर बाय बोट जाना है। वो आप सब आगे वाली वीडियोस में देखोगे। ये एंजल फॉल्स है, ये इनकी कंपनी का नाम है। और ये वाला कहता है ये मेरे स्टाफ को देनी है आपको। कहता आपको रखनी हो तो आप रख लेना, मेरे को तो ये वाली ज़्यादा सही लगी, यही रखूँगा मैं। इस पर सारे एनिमल्स छाप रखे हैं। 3 ये टोपी दे के कहता है मेरे स्टाफ को दे देना, 3 टोपी है यार। मेरे को भी चाहिए थी ऐसी टोपी, तो चलो कोई नहीं, कह दूंगा इससे एक और ले आएगा। चलो देखी जाएगी, कोई नहीं। और भाई नोट देगा यार, ये बहुत मस्त मस्त। भाई ये देखो ये नोट ले आए, ये वाले बहुत ही पुराने ज़माने के नोट हैं इनके, मतलब बहुत नहीं 10 साल पुराने ज़माने के नोट हैं ये। और ये मैं कहीं आपको ना, और ये देखो इन पे तो 2 लिखा है ना भाई। मेरे पास जो नोट है उस पर 1 मिलियन लिखा है, इन पे सिर्फ 2 लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है। तो इनकी करेंसी 1-1 मिलियन तक कैसे पहुंच गई, उसकी डिस्कशन करेंगे आज हम पार्क में बैठ के, और थोड़ी अपने खाने पीने की शॉपिंग करेंगे। भाई मेरे होटल वालों की एक बेकरी है, वहीं आ गया मैं सुबह सुबह पिज़्ज़ा खाने। ये छोटे वाले का रेट है, बड़े वाले का मैं अकेला हूँ तो मैं छोटे वाला ले लेता हूँ, $6.5। खुले भी दे देंगे मेरे को, सही हो जाएगा फिर। भाई पिज़्ज़ा ऑर्डर करा मैंने $10 का, ओ सॉरी $6.5 का। मैंने $10 का नोट दिया तो $2 तो ये हो गए, कितने हो गए $8.5। अब ये वाली करेंसी यार समझ में ही नहीं आ रही मेरे को क्या है ये। 20 बोलीवार, क्योंकि इनकी $1 जो ऑनलाइन दिखाता है 36 मिलियन के बराबर है, वो मेरे हिसाब से गलत दिखा रहा है। अब इन्होंने क्या करा ना, अभी लेटेस्ट वाली जो अपडेट भी नहीं हुई है उसमें से भी 0 हटा दी। अब 36 लाख बनाते हैं इनको, चलो $1 के हिसाब से ये हो गया 40 लाख है ना। 20 ये लाख लगा लो इसके आगे, कुछ भी नहीं लिख रखा। और 40 लाख, ये हो गया 50 लाख, ये हो गया 55 लाख, और 36 डिवाइड बाय 55 मतलब लगभग $1.5। तो इस हिसाब से करके दे रहे हैं। अभी बहुत कंफ्यूजिंग करेंसी है। ये वाला नोट मैंने पहली बार देखा है 5 का, और ये 20 वाला पहली बार देखा है। क्या पता और भी हो इनके पास। भाई ये आ गया अपना फ्रेश पिज़्ज़ा, अभी अभी बनाया इन्होंने, और ये खाते हैं। चलते हैं भाई, फिर घूमेंगे, देखते हैं वेनेजुएला की करेंसी। आज मेरे को पता चला है भाई इनका सबसे बड़ा नोट 50,000 का नहीं है, वो यूज़ करके छोड़ दिया इन लोगों ने, दोबारा चेंज कर ली 4थी बार। मेरे को पता था 3 बार चेंज करी, आज मेरे को पता चला है जब इसने खुले दिया ना कि 4थी बार चेंज करी इन्होंने करेंसी। चलो भाई $6.5 का पिज़्ज़ा खाने के बाद हम निकल चुके हैं कराकस की सैर पे। पिछले 2-3 दिनों से मैंने कम से कम 20 से 25 वीडियो देख चुका हूँ मैं इनकी करेंसी को समझने के लिए। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ चुका हूँ इनकी करेंसी को समझने के लिए, पर मेरे को अभी भी इनकी करेंसी समझ में पूरी तरह नहीं आई है। जितनी मेरे को आई है उतनी मैं आपको समझा दूंगा। तो हम शुरू करते हैं भाई इनकी करेंसी के नाम से। तो इनकी करेंसी का जो नाम है वो है वेनेजुएलन बोलीवार, ठीक है। ये इनकी शुरू से करेंसी है, और बोलीवार जो है इनका साउथ अमेरिकन इंडिपेंडेंस लीडर था, और इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट था सिमोन बोलीवार। चारों तरफ पूरे वेनेजुएला में सिमोन बोलीवार की फ़ोटो मिल जाएगी। एयरपोर्ट का नाम सिमोन बोलीवार एयरपोर्ट है, जो कोलंबिया से ब्रिज कनेक्ट करता है उसका नाम सिमोन बोलीवार ब्रिज है। तो इनकी करेंसी का नाम क्या है, वेनेजुएलन बोलीवार। तो जो वेनेजुएला था वो 1960-70 के दशक में, 80 तक के दशक में लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। और जो इनकी जीडीपी थी ना पर कैपिटा, वो स्पेन, ग्रीस इन जैसे देशों से भी बहुत ज़्यादा थी, अमेरिका के लगभग पे आती थी इनकी जीडीपी। पर जो इनके पास सारा पैसा था वो कहाँ से आता था, इनके पास सारा पैसा आता था तेल से। पर तेल के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते थे। पर यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बंदा क्या करता था मैं बताता हूँ आपको। जितना भी तेल से पैसा आता था ना, वो सीधा लोगों में बांट देता था, सीधा ही, मतलब 50% से ज़्यादा पैसा जितना भी तेल से आता था वो सारा लोगों में बांट देता था ताकि उसको वोट मिले। तो उस टाइम पे 60% ऑफ द जो आबादी थी इस देश की वो मिडिल क्लास लोगों में आती थी। पुअर लोग जो थे ना, गरीब लोग, बहुत ही ज़्यादा कम थे। सोचो 60% आबादी इनकी मिडिल क्लास आती थी उस टाइम पे। पर फिर आया भाई 2014 का समय, 2008 का रिसेशन, 2014 का ऑयल प्राइस ड्रॉप हो गया $100 से सीधा $33 पे। इन्होंने पैसे बचा नहीं रखे थे, और अब इन्होंने जो कर्जा लिया था पूरी दुनिया से अपने लोगों में बांटने के लिए, लोगों ने इनको कर्जा भी दे दिया दूसरे देशों ने। पूछो क्यों दे दिया, क्योंकि इनके पास था बहुत सारा तेल। तो इनकी करेंसी की होती थी उस टाइम पे डिमांड कि भाई अगर तेल खरीदना है वेनेजुएला से
तो पेमेंट किस में करोगे? वेनेजुएलन बोलीवार्स में। तो लोग इनके बोलीवार रखते थे दूसरे देश वाले और इनको कर्जा भी दे देते थे। तो इनके ऊपर 106 बिलियन डॉलर का कर्जा हो गया था, जो कि ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने पैसे बचाए नहीं। सारे पैसे जो प्रेसिडेंट था यहाँ का वो जनता में बांट देता था वोट लेने के लिए। तो भाई वो वाला प्रेसिडेंट तो फिर मर गया और नया प्रेसिडेंट आया इनका, ह्यूगो चावेज। उसने भी कुछ खास नहीं करा, वो भी यही करता था, जनता में धड़ाधड़ पैसे बांटता था और वोट कमाता था। लोग बहुत पसंद करते थे ह्यूगो चावेज को, पर आखिरी में जब 2013 में वो मरा और नया प्रेसिडेंट आया, तब तक इनकी इकोनॉमी का भट्ठा गोल हो चुका था। 2008 से ही इन्होंने करेंसी चेंज करना शुरू कर दिया था। ये इलेक्शन है इनके यहाँ पे 28 तारीख को। आज कितनी तारीख हो रही है? आज हो रही है 20। 28 को इनको इलेक्शन है और पिछले 15 सालों से यहाँ पे कुछ भी नई गाड़ी या फिर बसेज इंपोर्ट नहीं हुई हैं। अमीर लोग ही कर पा रहे हैं, मिडिल क्लास कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब सारी बसें देख लो कितनी पुरानी है। फिर शुरू होता है भाई इनके देश में हाइपर इन्फ्लेशन का दौर। देखो भाई गाड़ी देखो पहले आप, ये कितनी पुरानी खड़ी है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या है। हाइपर इन्फ्लेशन होता है भाई कि एकदम से चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्राइस बढ़ जाना, उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो हर देश में होती है, इंडिया में भी 5-7% पे इन्फ्लेशन है। मतलब जो आज इस साल इस डेट पे चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, अगले साल वो क्या पता 107 या 110 रुपये की मिले, तो उसको कहते हैं 10% इन्फ्लेशन पर एनुअली। पर वेनेजुएला में जो एनुअली इन्फ्लेशन चल रही थी ना, वो थी 83,000% की। सोचो कितना हो गया। मान लो अगर कोई महीने की 50% इन्फ्लेशन से चलता है ना देश, उसका मतलब आज जो चीज़ 1 रुपये की मिल रही है ना, वो अगले साल सेम डेट को 50% के हिसाब से मिलेगी 130 रुपये की। और वेनेजुएला में जो इन्फ्लेशन थी भाई वो थी 83,000% की। तो आप उससे समझ सकते हो कितनी ज़्यादा थी। इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो हर देश में, दुनिया में हर जगह है और होनी भी पड़ती है। तभी लोगों की सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ती है, इंटरेस्ट मिलता है, सब कुछ उसी हिसाब से बढ़ता है। पर यहाँ पे थी हाइपर इन्फ्लेशन। ये है भाई इनका मेट्रो स्टेशन। ये वाली लाइन बंद पड़ी है, आगे से बंद कर रखी है। ये ऐसी विंटेज कारें आपको खड़ी मिल जाएंगी हर जगह। और इन कारों की ना अमेरिका में बहुत ज़्यादा कीमत है। इनको मैं ले जाके बेचूं तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, पर यहाँ पे मतलब क्या ही होगी, कोड़ियों के भाव होगी ये। अब वेनेजुएला की 3 या 4 सिटीज़ में मेट्रो भी है, उनमें से कराकस भी है। पर जैसे कि आप देख सकते हो ये मेट्रो स्टेशन है, M लिखा है, और ये आज बंद है। कल शायद मैंने एक खुला हुआ, अरे नहीं खुला हुआ यार, ये लोग जा भी रहे हैं। चलो अंदर चल के देख के आते हैं कितने क्या की टिकट है। एक राइड भी ले लेंगे, देखते हैं कितने की राइड है, क्योंकि काफ़ी सारे मेट्रो स्टेशन बंद थे। इनके पास जितनी ट्रेनें हैं ना, उसका सिर्फ और सिर्फ अभी 20% ट्रेन ऑपरेशनल है और सारी की मेंटेनेंस करने के पैसे नहीं है, तो इन्होंने वो बंद कर दी। ये इनका मेट्रो मैप, पर ये मान लो 80% ऑफ द मेट्रो इसमें से अभी ऑपरेशनल नहीं है पैसों की वजह से। भाई अभी मैं स्टेशन पे हूँ, पार्क काराबोदो, और मैंने यहाँ पे पूछा कि मेरे को 1 वे टिकट चाहिए थिएट्रो स्टेशन की। भाई गाने को चला रखे हैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे। तो पता है क्या बंदे ने बिना टिकट के निकाल दिया मेरे को। कहता कौन देगा टिकट, कोई वैल्यू तो है नहीं करेंसी की, बिना टिकट के आया हूँ भाई मैं। उसने कहा वहाँ से निकल जा, साइड में जो गेट है मेरे पीछे आप देख रहे हो। मैं निकल गया। चलो इनकी मेट्रो की राइड करके आते हैं, पकड़ा गया तो देखा जाऊँगा। देखो भाई वहाँ से आ रहे थे नॉर्मल पैसेंजर, वो टैप करके आ रहा है ना, वो बंदा टैप करेगा आएगा। मेरे को भाई उस गेट में से निकाल दे जहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, जहाँ से वो बंदा आया बिना टिकट के। बिना टिकट के आया हूँ भाई मैं। अब मेरे को नहीं पता कौन सी लाइन पे हूँ मैं, क्या हूँ। घूम के आते हैं, चलो थोड़ा ऐसे घूमाएंगे, निकल जाएंगे यहीं से। एक दिक्कत और क्या हुई थी, जो भी यहाँ पे सरकारी काम कर रहे थे उनकी सरकारी सैलरी थी, मान लो कि 1 लाख रुपए सैलरी आपकी, और सरकार ने हटा दी 5 जीरो, आपकी सैलरी हो गई 1 रुपया। 1 रुपये में कुछ आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो सैलरी एक टाइम पे मिनिमम यहाँ पे लोगों की हो गई थी ना, वो पता है कितनी हो गई थी? 1.2 मिलियन बोलीवार्स, जिसकी कीमत सिर्फ थी $1। और 3-4 महीने बाद वही चीज़ हो गई थी 30 सेंट। तो यहाँ पे टैक्सी वालों ने रेट बढ़ा दिए, होटल वालों ने बढ़ा दिए। जो जिनकी फिक्स सैलरी थी ना, सरकार ने उनकी सैलरी बढ़ाई नहीं है। मान लो कि आपकी सैलरी 1 लाख है, कल को अगर इन्फ्लेशन इंडिया में हो जाए, सरकार थोड़ी ना कहेगी भाई अब से सबकी सैलरी 10 करोड़ है, फिर उस चीज़ का मतलब ही नहीं रहेगा।
तो ऐसा भी हुआ था लोगों के साथ। तो जो डॉक्टर जितना कमा रहा था ना, उससे कई लाख गुना ज़्यादा टैक्सी वाला कमा रहा था, क्योंकि वो तो सीधा ही भाई बाहर वाले लोगों से या फिर जो अंदर के भी लोग हैं जिनका खुद का बिजनेस है, ग्रोसरी स्टोर है, उनसे जो भी चार्ज करेगा उसने अपने रेट बढ़ा दिए। पर डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे वो सारे सरकारी लोग, उनकी सैलरी बढ़ी नहीं, तो वो सारे की सैलरी हो गई $1 पर महीना। इसकी वजह से वो अलग काम भी करने लग गए नौकरी के साथ साथ। और यहाँ पे पता नहीं भाई गाने क्यों बजा रखे हैं। यहाँ से आएगी ट्रेन हमारी, अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे, वहीं पे हमारा होटल है शायद, अगले से अगले पे। भाई कम से कम 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद एक ट्रेन आई है। ओ भाई पूरी भरी पड़ी है तो, ओहो। ये शायद ही कह रहे थे कि इन्होंने न्यूयॉर्क से इंपोर्ट करी थी, पता नहीं कहाँ से करी थी। ठीक लग रही है वैसे ट्रेन तो, पर पूरी भरी पड़ी है, 10 मिनट बाद आई है। भाई ट्रेन के ना तो शीशे खुलते हैं जैसे रशिया की ट्रेन के हैं, और ना यहाँ पे एसी है, घुटन हो रखी है पूरी। भाई भगवान कसम, इतनी खतरनाक राइड मैंने ज़िंदगी में नहीं करी। अंदर एसी तक नहीं था भाई, इतनी भीड़, और शीशे भी नहीं खुलते थे। वो भाई मैं तो भाग ही लूँगा, सांस घुट गया भाई मेरा। एग्जिट करने के लिए कुछ टैप नहीं करना होता, सिर्फ इसको ऐसे करो और चले जाओ। भाई इतनी भीड़, जैसे रशिया की मेट्रो में ना एसी नहीं होता, मतलब मॉडर्न वाली में, पुरानी वाली में नहीं है, पर उसके शीशे खुलते हैं। और रशिया में तो रहती भी ठंड है भाई, तो हवा आती रहती है। भाई यहाँ पे मेरा ऐसा मन किया एक स्टेशन के बाद ही उतर जाऊँ, इतनी घुटन। अगर कोई कह दे ना 10 स्टेशन ट्रैवल करना है, आप मर सकते हो। कोई बेहोश भी होते होंगे भाई यहाँ पे लोग। भाई बंद मेट्रो, एसी नहीं चल रहा यार। भाई हद हो गई यार। 2 स्टेशन आ गया मैं हिम्मत करके, मैंने कहा भाई वॉक ही कर लूँगा। फिर मैंने कहा चल खड़ा रहा, कोई नहीं, देखी जाएगी जो होएगा। भाई सिर्फ 25% ट्रेन से भी ऑपरेशनल है, 10 मिनट में ट्रेन आई थी, और जो ऑपरेशनल है उनका भी ये मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो 2018 में ये वाली मेट्रो ना फ्री हो गई थी। मेट्रो के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उन्होंने कहा था कि भाई हम मेंटेनेंस कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं बहाना। पर वर्कर्स ने बताया था कि इनके पास जो टिकट होती है ना, इनकी टिकट कई देशों में ऐसी होती है, सिक्के नहीं होते और कार्ड नहीं होता, टिकट होती है, प्रिंट करते हैं तो फिर उसमें QR कोड आता है। तो QR कोड आप टच करते हो ना, तब गेट खुलता है। तो उन्होंने कहा सरकार ने हमको पैसे नहीं दिए, पेपर तक नहीं हमारे पास जिस पे हम टिकट प्रिंट कर सकें। 2007 तक जो इनकी करेंसी चल रही थी वो पिछले 50 सालों से चल रही थी। पर अब मान लो इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गई 2006-07 में, तो जो चीज़ पहले 1000 बोलीवार की आती थी वो एक ही दम से हो गई 1 लाख बोलीवार, 2 लाख बोलीवार, 5 लाख बोलीवार। तो नोट तो थे इनके पास 1000 के, 2-2000 के, 3-3 हज़ार के, 5-5 हज़ार के। उनसे खरीदते कैसे ये लोग। ये आ गया भाई एक पेट्रोल पंप, और मैं यहाँ पे बताऊँ पेट्रोल का दाम आपको बता दूँ। कभी कभार तो पेट्रोल मिलता ही नहीं है। खैर सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला के पास है दुनिया में, 18% ऑफ का दुनिया का ऑयल वेनेजुएला के पास है। पर यहाँ पे तेल मिलता नहीं, मिलता है तो लगभग ये मान लो ₹1 लीटर, उससे भी कम, कई बार 80 पैसे पर लीटर के हिसाब से तेल मिलता है यहाँ पे आज की तारीख में। मतलब आप पूरी कार की टंकी अपनी फुल करा सकते हो सिर्फ ₹100 में। तो इन्होंने करी अपनी नई करेंसी लॉन्च, और 2008 में उस करेंसी का नाम इन्होंने रखा बोलीवार फ्यूर्ते। उस करेंसी में उन्होंने क्या करा, जो नोट आप अभी साइड में देख रहे हो जैसे 1000 का, 5000 का, 2000 का, 10,000 का, इन नोटों में से 3 जीरो हटा दी। मतलब जो 2000 का नोट था वो इक्विवेलेंट हो गया 2 के, 5000 वाले इक्विवेलेंट हो गया 5 के, और 10,000 वाले इक्विवेलेंट हो गया 10 के, और 20,000 वाला था नहीं था वो नहीं पता। तो 100 तक नोट छापे, मतलब जो पहले 1 लाख का होता होगा वो अब 100 के बराबर होगा। पर पहले 1 लाख का होता ही नहीं था क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें थी नहीं। तो सबसे बड़ा जो नोट छपा वो था 100 बोलीवार फ्यूर्ते का, जिसकी कीमत थी पिछले वाले बोलीवार के कंपैरिजन में 1 लाख पिछले वाले बोलीवार की इक्विवेलेंट था। तो ये इनकी करेंसी जो चली, ये चली लगभग 8 साल तक। भाई पता नहीं चलते चलते कहाँ गया, थोड़ा ख़राब सा एरिया लग रहा है एकदम से ही। ये इनकी आ गई सबसे ज़्यादा मेन सड़क, ये सारे वेनेजुएला के फ्लैग लगे हुए हैं उस तरफ भी, और सामने आप देखोगे तो सिमोन बोलीवार की फ़ोटो है, जो नोटों पे फ़ोटो है जिस बंदे की, और जो इनके इंडिपेंडेंस लीडर था। चलो क्रॉस करते हैं भाई सड़क, और उस पार्क में बैठ के आपको नोट दिखाता हूँ। मेरे पास बोलीवार फ्यूर्ते के नोट हैं 2008 वाले,
ये है भाई 2008 की करेंसी जो आज सुबह मेरे गाइड दे के गए थे। ये है 2 बोलीवार जो कि था 2000 के इक्विवेलेंट। इसके साइड में मैं नोट लगाता रहूँगा किसके इक्वल था। ये 2008 में छपा था, 2007 वाले के 2000 के इक्वल था, ये 5000 के, 10,000 के, ये 20,000 के। यही 4 नोट है मेरे पास। 50 का भी आया था और 100 का भी आया था जो कि 1 लाख के बराबर था। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये 5 का नोट देख लिया आपने, बिल्कुल सिमिलर नोट एक और दिया था मेरे गाइड ने। ये देखो, ये वाला भी 5 का नोट है। मैंने कहा यार अलग अलग नोट भी कई देशों में होते हैं, मैक्सिको में, कि भाई दोनों सेम वैल्यू हैं पर अलग अलग हैं। पर ये वाले नोट, इन दोनों नोटों में ना भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। करोड़ों वैल्यू ज़्यादा है इस नोट की इस वाले से। ये 2011 में छपा था, ये 2018 में छपा था। अब करते हैं 2008 से आगे की बात थोड़ा बैठ के। 2008 के बाद इनकी करेंसी के साथ क्या हुआ? इन्फ्लेशन तो भाई चलने लग रही थी, 3 0 तो हटा दी, पर इन्फ्लेशन चलती रही। थोड़ा स्टेबल था पहले। 2016 आया और बोलीवार फुर्ते जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, इनकी कोई कीमत नहीं रही। 2 का नोट, 5 का नोट, तो 100 के नोट की भी कोई कीमत नहीं रही। तो इन्होंने 500 का नोट छापा, 1000 का नोट छापा, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक का नोट छाप दिया। तो सोचो 1 लाख का नोट छप गया तो 2 वाले की क्या वैल्यू रहेगी, 20 वाले की क्या वैल्यू रहेगी? कुछ भी नहीं। ये होती रही, इन्फ्लेशन होती रही। और 2018 में एक नया बोलीवार लेके आए। तो 2018 में जो बोलीवार लेके आए उसका नाम इन्होंने रखा बोलीवार सोबरेनो। तो जो मैं आपको 2 5 के अलग नोट दिखा रहा था, है ये 5 बोलीवार ही दोनों, पर अंतर क्या है? एक छपा था 2008 में और एक छपा है 2018 में, जिसमें से 5 0 इन्होंने फिर हटा दी। तो मतलब जो 1 लाख बोलीवार फुर्ते का नोट था जो 2008 में छपा था, 1 लाख वाला जो सबसे बड़ा था, उसकी कीमत हो गई सिर्फ और सिर्फ 1 बोलीवार सोबरेनो। जो मेरे 5 रखे हैं, मतलब इसमें 5 लाख बोलीवार फुर्ते आ जाते। तो सोचो 5 लाख बोलीवार फुर्ते इस वाले नए वाले नोट में आ रहे हैं, नए आगे वाला नए वाला है, तो इस 5 वाले की क्या वैल्यू होगी जब इसमें 5 लाख ही वाले नोट आ रहे हैं? कुछ भी नहीं। अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सुपरमार्केट की तरफ। इनकी इन्फ्लेशन यही नहीं रुकी, अभी तक कितनी 0 हटा चुके हैं? 3 0 पहले हटाई, 5 0 अब हटा दी बोलीवार सोबरेनो लाने में। और बोलीवार सोबरेनो जब इनका प्रिंट हुआ था तो तब करेंसी इन्होंने प्रिंट करी थी 2 बोलीवार सोबरेनो से लेकर, मेरे 5 वाला नोट है, और 500 बोलीवार सोबरेनो तक। तो मतलब जो 500 वाला था वो पिछले वाले के 5 करोड़, पता नहीं 5 करोड़ के इक्विवेलेंट होगा। भाई मैं ले रहा हूँ पानी की बोतल और अब इसका $1 दूंगा। मैं देखता हूँ कितने क्या वापस मिलेंगे। भाई अभी मैंने बोतल खरीदी, बिल पे लिखा है 32, मैंने $1 दिया और 5 वापस भी मिले हैं मेरे को। तो अभी तो बहुत सारी 0 हटनी बाकी हैं भाई। अभी वीडियो में बने रहो। ये आपको लग रहा होगा कि इनकी करेंसी स्टेबल होगी, $1 में 36 आने लग गए, पर अभी रुक जाओ, अभी तो आधी भी 0 नहीं हटी भाई। अभी आगे चलते हैं। ये आ गया भाई मैं एक और चौराहे पे। ज़्यादातर लोग यहाँ पे फ़ोन के कवर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईयरफोन्स ये सब बेचते रहते हैं। यहाँ पे भी एक पार्क है सामने, कैथीड्रल, जहाँ पे कल मैं आया था। बैठते हैं वहाँ पे थोड़ी देर, मौसम सही हो रखा है भाई। कल आया था तब मैं यहाँ पे ना कुछ भी नहीं लगा हुआ था, मतलब 0 कुछ भी नहीं था। अब यहाँ बच्चों की खेलने की इतनी सारी चीज़ें लगी। मैं भी आज सैटरडे है तो लगा दी इन्होंने। तो इस पार्क में बैठा था मैं थोड़ी देर। तो अभी तक हमने इशू करे हैं बोलीवार सोबरेनो, सोवरन बोलीवार भी कह सकते हैं। 100 को स्पेनिश में सोबरेनो बोलते हैं, तो बोलीवार सोबरेनो हमने इशू करे 500 तक। भाई इन्फ्लेशन रातों रात बढ़ रही थी यहाँ पे। आज 500 की वैल्यू 500 है, कल उस 500 की वैल्यू 5 हो जाती थी। तो फिर इन्होंने अगला नोट इशू करा 10,000 का, 20,000 का और 50,000 का, सेम सीरीज़ में। इसका नाम भी इन्होंने बोलीवार सोबरेनो ही दिया। 50,000 का नोट जब इशू करा था उसकी वैल्यू थी कुछ शायद $1 के करीब, पर अगले महीने उसकी वैल्यू हो गई थी 5 सेंट के करीब, 5 रुपये के करीब। फिर अगले साल फिर और कम हो गई। फिर इन्होंने भाई क्या करा, फिर इन्होंने फिर 5 0 हटा दी। सोचो जो 5 0 हटाई, जो आज नोट यूज़ कर रहे हैं, फिर ये वो वाला नोट है शायद। फिर इन्होंने जब 5 0 हटाई, नए बोलीवार इशू करे, जिसमें था 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट और 100 का नोट। मेरे पास अभी 5 का है, उसमें से 10 का है और 20 का है। 50 वाला और 100 वाला नहीं है। तो इनका ऑफिशियल एक्सचेंज रेट तो अभी भी वही है, $1 में 36 मिलियन बोलीवार। पर इन्होंने अब की बात ज़्यादा वो नहीं करा पंगा, सब लोगों ने मन मन में हटा लिया, तो सरकार को भी हटाना पड़ा।
सरकार आज भी कहती है इनसे कि तुम्हारी जो करेंसी है वो है बोलीवार्स, पर ये लोग मानते नहीं हैं। इन्होंने कहा भाई बहुत हो चुका। 2019 के बाद जब ब्लैकआउट हुआ था यहाँ पे, इन्होंने डॉलर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। हर चीज़ डॉलर में पेमेंट लेते हैं ये। पर जो छोटे ट्रेडर्स हैं यार, उनके हाथ में तो डॉलर लगेगा नहीं। तो जो बस वाले हैं, जो मेट्रो चलाते हैं, जो कंपनी मेट्रो चला रही है, उसमें सारे लोग डॉलर से पेमेंट करेंगे। तो इनका सिर्फ बोलीवार ही नहीं है कि छुट्टे वापस करें। तो वो सारे जो छोटे ट्रेडर, छोटी मोटी दुकान वाले, वो सारे आज भी बोलीवार में ही चेंज देते हैं। 2018 की बात है कि इनकी करेंसी इतनी वैल्यूलेस हो गई थी कि लोग काउंट करके पेमेंट नहीं लेते थे। लोगों ने अपनी दुकानों पे वेइंग मशीन रख रखी थी, जैसे मेरी फोटो लगा देता हूँ साइड में, ऐसी तोल के पेमेंट लेते थे। कहते थे वैसे भी करेंसी वैल्यूलेस है, अब हम हज़ारों नोट थोड़ी ना गिनेंगे। लोग एक कॉफ़ी पीने के लिए बैग भर के पैसे लेके जाते थे। जो 2016 में कॉफ़ी यहाँ पे 450 बोलीवार्स की मिलती थी, वही 2018 में 25 लाख बोलीवार्स की मिलती थी। तो बंदे कैसे लेके जाएंगे यार नोट? रातों रात इनकी नोटों की कीमत कम होने लग गई। आज बंदा 1 मिलियन बोलीवार कमा रहा है, कल वो सुबह उठेगा, उसकी नोटों की वैल्यू मान लो 5 लाख हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठेगा, उसकी नोटों की वैल्यू 2 लाख हो जाएगी। तो कह रहा है यार मैं कमा तो रहा हूँ, पर रातों रात सोते सोती वैल्यू उड़ जाती है। तो इसलिए लोगों ने यहाँ पे डॉलर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये रही भाई मेरे पास इनकी आज की लेटेस्ट करेंसी। आज की करेंसी के हिसाब से जो ये करेंसी यूज़ करते हैं, उसमें $1 में 37 बोलीवार्स आते हैं। मतलब इन्होंने 5-6 ज़ीरो और हटाई हैं। पता नहीं यार, मैं भी बीच में कंफ्यूज हो चुका हूँ। ये 5 का नोट है, ये 10 का नोट है, 20 वाला आप मान लो $0.5 है। अब ये वाला नोट आप ध्यान से देखोगे 2020 में इशूड है, और ये वाला आप देखोगे 2021 में है। तो इनके नोट हो गए थे, ये सबसे बड़ा नोट था इनका 1 मिलियन बोलीवार का। इसकी कीमत उस टाइम पे रह गई थी सिर्फ और सिर्फ ये मान लो आप 25 सेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, 1 मिलियन तो बहुत ज़्यादा होगा, फिर इन्होंने फिर ज़ीरो हटाएंगे हम। फिर 1 मिलियन में से 6 ज़ीरो हटा के इन्होंने इशू करे ये वाले नोट। अब इसकी कीमत आज की तारीख पे $0.5 है। ये जो 20 वाला नोट है, इसकी कीमत $0.5 है, और इसके ऊपर 50 का भी आता है और 100 का भी आता है। 100 वाले की लगभग $2.5 कीमत है आज की तारीख में ये नोट चल रहे हैं। मतलब ये वाला 1 मिलियन वाला पुराना हो चुका, पर आज भी ये लीगल टेंडर है, क्योंकि इसकी 25 पैसे तो वैल्यू है ही ना। तो इसलिए इन्होंने इसको कहा कि अभी भी सर्कुलेशन में रहना, तो इसकी थोड़ी बहुत तो वैल्यू है ही अभी। ये मैं आ गया इनके एक मॉल में। मॉल के अंदर दिखा रखे सुपरमार्केट, ढूंढते हैं कहाँ पे है। भाई मॉल में लोगों को देख के तो मेरे को लग रहा है कि इनके पास बहुत ही पैसे आ रखे हैं यार। मतलब लग ही नहीं रहा, इन्होंने 20-25 ज़ीरो अपनी करेंसी से हटाई, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसे ला कहाँ से रहे हैं यार, जब इनकी करेंसी तो वर्थलेस हो जाती है। अब हमारे मान लो करेंसी वर्थलेस हो गई बैंक में पड़ी पड़ी, हम कहाँ से लेके आएंगे यार नई करेंसी? पता नहीं यार मेरे को क्या सिस्टम होता है इन देशों का, कैसे क्या करते हैं लोग। ख़रीदारी तो कर रहे हैं, पता नहीं। और ऐसा नहीं है, सस्ता भी है। पानी की बोतल भी जो मैंने ली थी, मतलब वो 70 रुपए की दी थी उसने। अब आपको ये सब सुन के लग रहा होगा कि भाई इनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं यार, इनके तो ख़त्म हो गए हैं। बिकने लग रहे हैं, बड़े बड़े टीवी लोग खरीद रहे हैं, और पता नहीं यार कहाँ से लेके आ रहे हैं पैसे। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही। मान लो कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, और मैं टीवी खरीदने गया। अब रुपए की कीमत तो गई गिर। अब वो टीवी मिल रहा है भाई 2 करोड़ का, ठीक है। कल को सरकार ने मान लो 5 ज़ीरो हटा भी दी 2 लाख में से, मेरे पास 2 का नोट आ गया। अब 2 करोड़ में से भी 5 ज़ीरो हट जाएंगी, पर टीवी तो अभी भी 2 करोड़ का ही रहा ना। मैं तो टीवी खरीद ही नहीं पाऊंगा मैं तो। इसका मतलब कभी पता नहीं आ रही कैसे खरीद रहे हैं। मेरे को इनकी इकोनॉमी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, पता नहीं भाई। तो जैसे मैं आपको टीवी वाला एग्जांपल समझा रहा था, 2 लाख का टीवी है मान लो, ठीक है, वो 2 करोड़ का हो गया। इन्फ्लेशन होती गई क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई, सरकार ने 5 ज़ीरो हटा दी, तो मेरे 2 लाख कितने बन गए? 2 रुपये। पर जो 2 करोड़ का टीवी था उसमें से भी 5 ज़ीरो हट जाएंगे, हर चीज़ों का वैल्यू भी 5 ज़ीरो हट जाएंगे हर चीज़ की वैल्यू में से। टीवी हो गया 200 का है, तो अब भी नहीं मेरे पास पैसे, अभी भी तो मेरे पास 2 ही बचे, और चाहिए तो मेरे को 200। वो पहले ही खरीद लेता अगर मेरे पास 2 करोड़ होते हुए ना। तो टीवी की वैल्यू बढ़ गई और हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई। तो इसीलिए यहाँ पे भाई लोगों ने कचरे के डिब्बे में से भी खाना खाया है। लोगों के पास पैसे नहीं थे खाना खरीदने तक के। लोगों ने आसपास के देशों से बार्टर डील्स करी हैं, जैसे कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। बॉर्डर वाले लोगों ने कि तुम हमको ये दे दो, हम तुमको उसके बदले ये दे देंगे, क्योंकि हमारे पैसे नहीं हैं पर हम आपको चीज़ें दे सकते हैं। तो ऐसे भी करा इन लोगों ने। प्लस यहाँ पे भाई 75% से ज़्यादा जनता इनवॉलेंट्री वेट लॉस हुआ है। मतलब वो
वेट लॉस करना नहीं चाहते थे, उनका वेट लॉस हो गया क्योंकि उनके पास खाने को सामान नहीं था। इन्होंने कूड़ा तक खाया है, मांग मांग के खाया है, ऐसी हालत हो गई थी। अभी थोड़ी हालत सुधर गई क्योंकि लगभग यहाँ से 10 मिलियन के करीब लोग बाहर काम करने जा चुके हैं। लगभग कोलंबिया गए हैं, कई सारे मतलब सेंट्रल अमेरिका, कई सारे जो किस्मत वाले थे वो अमेरिका पहुँच गए। तो इनके परिवारजन बाहर से पैसे भेज रहे हैं चीज़ें खरीदने के लिए। फिर वो चीज़ें मतलब जैसे इनको पेप्सी इंपोर्ट करनी है यार, कुछ भी ये सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, जितना भी इस दुकान में रखा है, ठीक है, सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। अब बाहर वाला तो बोलीवार लेगा ही नहीं, वो कहेगा तुम्हारी वैल्यू तो कल ही घट जाएगी, आधी हो जाएगी। तो उनको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। तो इन्होंने कहा छोड़ो बोलीवार, और मेरे को नहीं लगता अब ज़िंदगी में कभी ये वापस 2-4 साल बाद आप यहाँ पे आओगे तो जितने नोट मेरे को देखने को मिले हैं आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ख़त्म कर देंगे सारा। ये डॉलर इकोनॉमी बनने वाली है आने वाले 2 से 5 सालों के अंदर अंदर, क्योंकि इनका अपनी करेंसी से विश्वास उठ चुका है। हालांकि मेरा इंडियन वीज़ा कार्ड यहाँ पे काम कर रहा है, मैं पेमेंट उससे टैप करके कैसे भी, इनका सब लोगों के पास मशीन है, एक पानी की बोतल भी खरीदनी है मैं कार्ड से खरीद सकता हूँ। 2007 से वेनेजुएला के जो सेंट्रल बैंक को है वो पॉलिटिशियंस कंट्रोल कर रहे हैं, और इनके ऊपर जब कर्जा हुआ इन्होंने सोचा कर्जा उतारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और पैसे प्रिंट करने लग जाओ। क्योंकि मान लो आज की तारीख में यूएस से प्रिंट करने लग जाए पैसा, ठीक है, जितना प्रिंट करता है उससे डबल प्रिंट करने लग जाए, मार्केट में डॉलर डबल तो हो जाएंगे। पर लोगों को अमेरिका पे विश्वास है कि हाँ भाई ठीक है, इसकी डॉलर की वैल्यू इतनी नहीं गिरेगी। पर मान लो अमेरिका धड़ल्ले से 1000-10,000 गुना पैसे प्रिंट करने लग जाए तो भाई उसकी डॉलर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। लोग कहेंगे यार ये तो इतने प्रिंट कर रहा है, सभी के पास डॉलर हो रखे हैं, तो डॉलर की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, पैसों की जगह चीज़ों की वैल्यू हो जाएगी। गवर्नमेंट ने क्या करा, ये मादुरो जो इनका प्रेसिडेंट था, इसने कभी मानना ही नहीं कि मेरे देश में हाइपर इन्फ्लेशन है, और इन्होंने सुपरमार्केट को बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई तुम प्राइस कंट्रोल करो। तो सुपरमार्केट अगर प्राइस कंट्रोल कर रहे थे ना तो लोग चीज़ें तो खरीद रहे थे भाई वहाँ से जाके, पर उन्हीं चीज़ों को दुगने तिगने नाम पे बाहर आके बेच देते थे। इसलिए सारी की सारी सुपरमार्केट भी हो गई खाली। सुपरमार्केट कह रहे हैं भाई हम कर तो बाहर से इंपोर्ट रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कैसे कर ले हम लोग, हम कर ही नहीं सकते प्राइस कंट्रोल। तो ऐसा होने लगा और सुपरमार्केट हो गई खाली। एक टाइम ऐसा आया था कि इन्होंने टूरिस्ट को भी बोला कि भाई अपने टॉयलेट पेपर अपने घर से लेके आना, हमारे पास नहीं है टॉयलेट पेपर खरीदने के पैसे भी तुम लोगों के लिए। भाई आइसक्रीम लिए $0.5 की है, और उन्होंने जो प्राइस लिख रखा है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 मिलेंगी $1 में, क्योंकि इनके पास खुले ही नहीं रहते। आज मेरी किस्मत थी, मेरे को खुले दे दिए इसने, 20 वापस दिए हैं। वही मैंने बताया ना 36-36.5 का हिसाब है, तो इन्हें ज़्यादा ही मेरे को वापस दिए हैं। सही है, चलो आइसक्रीम खाते खाते चलते हैं वापस। मैं होटल आ गया, सुपरमार्केट शाम को जाएंगे अपने पास वाली में। ये देखो भाई, ये एक स्टोर है जिसमें सब कुछ शायद $1 का मिल रहा है, 2 का मतलब ऑल होता है। और भाई लाइन देखो आप एक बार, ये मेरे को लग रहा है ग्रोसरी स्टोर है, सरकारी है, कुछ ऐसा ही है जहाँ राशन मिलता है लोगों को। हाँ भाई, यहाँ पे एक स्पीकर भी लगा रखा है और उसमें अनाउंसमेंट हो रही है ओनली $1, इसलिए इतनी लंबी लाइन है। और वो बंदा अंदर भी धीरे धीरे करके भेज रहा है वरना भीड़ लग जाएगी। भाई मेरे अब इस साइड में आप देखोगे वो मादुरो की फ़ोटो लगी हुई है ना, वो हॉस्पिटल को कुछ कर रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम करा है, वो मतलब पॉलिटिक्स की, भाई मैंने करा दिया, ये करा दिया, मैं उसके बारे में बता रहा था आपको। भाई सिपाही आया मेरे पास, कहता किस चीज़ की वीडियो बना रहा है। मेरे को लगा नॉर्मल चीज़ है, मैंने कहा चौराहे की वीडियो बना रहा हूँ, मादुरो की बनाने लग रहा हूँ, मतलब उसकी फ़ोटो ही लगी है भाई वहाँ पे, कुछ और ज़्यादा नहीं लगा हुआ। कहता नहीं डिलीट करो इसको। मैंने कहा भाई कर देता हूँ डिलीट, मेरे को क्या है। तो देख लो यार, तानाशाह ऐसे ही होते हैं अपने बारे में, चाहे मैं तारीफ़ कर रहा हूँ चाहे बुरा बोल रहा हूँ, सुन नहीं सकते वो लोग बिल्कुल भी। और भाई मैं तो ये कह रहा था कि मेरे को मतलब ऐसे लोग बहुत ही बेकार लगते हैं। किसी भी देश का लीडर हो जो अपनी फ़ोटो हर जगह चिपका देता है, हर जगह हर चौराहे पे अपनी फ़ोटो। अरे यार अपने फ्रीडम फाइटर्स की चिपका लो, अपने अच्छे जो नोबेल पुरस्कार जीतते हैं उनकी चिपका लो, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतते हैं उनकी चिपका लो। पॉलिटिशियन अपनी फ़ोटो खुद ही चिपका देते हैं। अब 2 मेरे पास दोबारा पुलिस वाले आने लग रहे हैं, वो पता नहीं क्या बोल लेंगे मेरे को। मैं तो कह दूंगा भाई मैं यहाँ पे फ्लैग की फ़ोटो बनाने लग रहा हूँ। अब वो आने ही लग रहे हैं मेरे पास, मेरे डिलीट ही कराएंगे मेरे को लग रहा है। भाई मेरे को ले गए पुलिस वाले उठा के, 2 आए कहते चलो हमारे साथ चलो। फिर अपने बॉस के पास ले गए, वो स्पेनिश बोलने लगा मेरे को, मेरे को नहीं आती भाई। वहाँ पे कम से कम 6-7 आ गए पुलिस वाले, नेशनल गार्ड, और 2-4 आ गए इलेक्शन वाले बंदे। उसने सब पूछा कहाँ से हो, ये वो, थोड़ा आगे जाके बताता है, शोर बहुत ज़्यादा है।
तो भाई उन्होंने मेरे से बहुत सवाल पूछे। पहले कहते पासपोर्ट दिखाओ, आइडेंटिफिकेशन। मैंने कहा वो तो होटल में रखा है भाई, कभी लेके मत चलो। मैं बता रहा हूँ कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता आप लोगों का, ठीक है। और फॉरेनर देख के वैसे ही वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। तो मैंने कहा फ़ोन में है, मैंने पासपोर्ट की जगह ना वीज़ा दिखा दिया। तो वीज़ा में पढ़ के कहती पनामा, कहते पनामा से हो, तुमको स्पेनिश नहीं आती। मैंने पनामा से नहीं हूँ, मैंने वीज़ा पनामा से लिया है, मैं इंडियन हूँ। कहती अच्छा पासपोर्ट दिखाना। फिर मैंने फ़ोन में ही खोल के दिखाया, तो कहती कि आप ना ये जो हट बना रखा है ना, 28 को इलेक्शन है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, इसकी फ़ोटो नहीं ले सकते। मैंने कहा भाई इसकी नहीं ली मैंने, मैं इसलिए तो दूर जाके वीडियो बना रहा था कि तुम्हारे इस गार्ड ने मेरे को रोक दिया था। तो कहती अच्छा क्या मैं वीडियो देख सकती हूँ। उसमें 1 ही 2 सेकंड का आया था, मतलब जैसे मैं फ़ोन पलटता हूँ ना, तो पलटने के टाइम आ गया 5 मिली सेकेंड भी नहीं होगा। तो मैंने कहा ले इसको क्रॉप कर देता हूँ मैं, पर अब मैंने दोबारा डाल दिया क्योंकि अब तो इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर भाई किसी को फ़ोटो भेजी, फिर कम से कम मेरे को 15 से 20 मिनट बिठा के रखा। और फिर वो कहती हाथ जोड़ के कि मतलब शायद सॉरी बोला उसने मेरे को, सॉरी फ्रॉम वेनेजुएला साइड, और यहाँ पे ये रूल है आप जा सकते हो। तो सब लोगों ने मेरे को 2-3 लोगों ने सॉरी बोला और कुछ वेनेजुएला बोला, मतलब सॉरी फ्रॉम वेनेजुएला कुछ ऐसे बोला होगा। फिर मेरे को छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, इनके भी अपने रूल हैं। अब मैं होटल जा रहा था, थोड़ा रेस्ट करूँगा मैं, तो फिर शाम को सुपरमार्केट चलेंगे। भाई ऐसे कांड भी होते रहते हैं। वहाँ है शायद मेरा होटल, पता नहीं कहाँ है। भाई कभी भी आपको किसी भी देश की फॉरेन पुलिस पकड़ती है ना, आपको बिल्कुल नहीं डरना है, 0% डरो आप उनसे भाई, ठीक है। क्योंकि एक तरह से आप उनके यहाँ पे ना मेहमान हो, और लगभग ये मान लो 99% देश ना मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। तो उसने पूछा मेरे से टूरिस्ट हो, मैंने कहा हाँ टूरिस्ट हूँ मैं। तो कहते ठीक है, मतलब सॉरी भी बोला आखिरी में। तो कई लोग डर जाते हैं कि भाई दूसरे देश की पुलिस ने हमको पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा। पहली बात इंडियंस की इज्जत बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पासपोर्ट की इज्जत ना हो जाए, पर इंडियंस की ऐसे बहुत ज़्यादा इज्जत है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर आप यूरोप से होते या फिर अमेरिका से होते स्पेशली, तो आपको थोड़ा डरना पड़ता, क्योंकि क्या पता कई देश हेट कर रहे हों। पर इंडियंस को सब देश लगभग लव ही करते, और ना इंडियन किसी पे इतना स्पाई वगैरह करते। अमेरिका से होता तो इनको लगता भाई ये जासूस है यहाँ पे, और मैं इंडिया से था तो उन्होंने मेरे को छोड़ भी दिया। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो अपना होटल रहा, होटल एल अरायो, होटल का नाम भी पूछा था उन्होंने। और यहीं पे मेट्रो स्टेशन है यार, पर यहाँ मेट्रो किसी काम की नहीं है भाई, इतनी गर्मी में पैदल चल लूँगा इससे अच्छा। और अगर आपको ये पूछना है कि मेरे को डर लगा या फिर नहीं लगा, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, या फिर मतलब रिश्वत मांग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, गलत तो क्या ही करेंगे। मेरे को बस इस बात का डर था मेरा फ़ोन पकड़ के सब डिलीट ना करते हैं, कि पूरी सारी क्लिप्स देखें डिलीट कर दें। पर किसी ने मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश नहीं करी, किसी ने मेरे से बदतमीजी नहीं करी, सब ने बड़ा इज्जत से बिठाया मेरे को। प्लस कहती मैं वीडियो देखना चाहती हूँ, बस उसने उसके पीछे वाली और उसके आगे वाली वीडियो देखी बस, और उसने भी कुछ नहीं देखा। कुछ ऐसा नहीं था कि भाई अपने सारा फ़ोन चेक करा, ऐसा भी कुछ नहीं था। हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं हो सकता, कि भाई बिल्कुल ये सीधे लोग हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, ये सबको पता है, तो हो भी सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। शाम के बज रहे हैं भाई 6, और बाहर निकलते ही ऐसी कोई ना कोई विंटेज गाड़ी मिल जाती है यार। इसको रिपेयर करा के इंडिया में चलाने का मन करता है मेरा, विंटेज गाड़ियों को। चलो हम चल रहे हैं भाई सुपरमार्केट, अपने होटल से निकल के सामान खरीदना है। अब मैं निकल गया हूँ सुपरमार्केट में सामान खरीदने के लिए, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ जंगलों में। यहाँ पे लगभग 4 दिनों तक मेरे पास इंटरनेट तक नहीं होगा, तो आप सोच सकते हो कैसी जगह जा रहा हूँ मैं। तो उसके लिए भाई पता नहीं कैसा खाना देंगे टूर वाले, जो खाया भी नहीं जाएगा शायद। तो उसके लिए देख लेता हूँ मैं, कुछ खरीद लेता हूँ ताकि कुछ तो खाऊँ मैं 3-4 दिन। सॉस खरीद लेंगे भाई, एक सॉस छिड़क के खा लिया करेंगे पिकांते वाली हर चीज़ में। चलो देखते हैं, $20-30 का खाना खरीद के लाते हैं भाई। ये मैं आ गया CM सेंट्रल मार्केट में, बहुत बढ़िया भाई है, पूरी यहाँ से यहाँ तक। चलो अंदर चलते हैं। ये देखो भाई मैं सुपरमार्केट में आ गया, और यहाँ पे ना ये सब चीज़ें डॉलर में लिखी हुई हैं, पर डॉलर का साइन नहीं बना रखा, आगे लिख रखा है हैशटैग। तो ये अभी डॉलर का साइन बनाना शुरू नहीं करा इन्होंने, पर जानबूझ के हैशटैग लिख रहे हैं कि भाई पता नहीं कौन सी करेंसी ले रहे हैं, पर ये ले डॉलर के हिसाब से ही रहे हैं। लेते हैं भाई अब चीज़ें, देखते कितने की आती है। यहाँ मिल गए भाई पिकांते सॉस, ये है लगभग $1.75 की।
तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ सस्ता मामला चल रहा है यहाँ पे, लोग कमा नहीं पा रहे तो सरकार ने सस्ते रेट कर दिए। सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो डॉलर मांगेगा। यहाँ सुपरमार्केट में लिख रखा है भाई हम इतने के एक्सचेंज रेट पे लेंगे, 36.57 अलग अलग करेंसी लिखी थी। भाई मैंने बस इतना सा सामान लिया है, 2-4 चिप्स, और कुछ समझ में ही नहीं आया मेरे को। तो यहाँ पे पंगे हो गए भाई बहुत ख़तरनाक वाले, क्या पता मेरे को सामान भी ना देते ये। अभी बताता हूँ आपको क्या हुआ। ग्रासियस। भाई यहाँ पे बड़े ही पंगे हो गए। वो मेरे से कहता आप वेनेजुएला का अपना नंबर बताओ, मतलब जैसे यहाँ पे इंडिया में आधार कार्ड का नंबर होता है ना, तो इनके यहाँ पे नंबर होता है कुछ RIF करके या CI करके कुछ नंबर होता है। वो जब मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था ना, जैसे मैं फूड रोज़ मंगाता हूँ तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, तो तब भी वहाँ पे भी वो नंबर डालता हूँ मैं। अब आपको अगर तेरे पास कहाँ से नंबर आ गया भाई, मैं कुछ भी डाल देता हूँ 111234 ऐसे 6 डिजिट का कुछ भी डाल देता हूँ तो मेरा फूड तो आ जाता है। पर यहाँ पे पूछने लग गया, और मेरे से जहाँ पे भी मैं कुछ भी खरीदता हूँ ना, मेरे से पूछते अपना नंबर बताओ। मैं कहा मेरे पास नहीं है। कई लोग खुद अपना ही डाल देते हैं और कई लोग मतलब पूछ लेते हैं। तो मैंने इसको वीज़ा दिखाया तो उसने खुद डाल दिया नंबर और हो गया काम अपना। ठीक है, देख लो भाई कितनी दिक्कत चल रही है यहाँ पे राशन को लेके। अब इसी बात का मैं आपको समझाता हूँ क्यों दिक्कत चल रही है। जब इनकी हाइपर इन्फ्लेशन चालू हुई ना, तो उसके थोड़े सालों बाद सरकार ने क्या करा, सरकार इनको देने लग गई राशन देने लग गई सुपरमार्केट्स में कि आप आओ, आपको 1 टॉयलेट पेपर मिलेगा, 1 किलो आटा मिलेगा, 1 किलो चावल मिलेंगे, कुछ ऐसा देने लग गई। तो लोग उसका गलत इस्तेमाल करते, यहाँ पे आके बहुत भर भर के चीज़ें लेके चले जाते और बाहर जाके बेच देते। तो सरकार ने क्या करा, डिस्काउंटेड मिलता था ना, तो सरकार ने क्या करा भाई, हर दुकान पे फिंगरप्रिंट सेंसर लगा दिए कि एक बंदा अपना मतलब अपने कोटे से ज़्यादा सामान ना लेके जा पाए। और ये फिंगरप्रिंट सेंसर आज की तारीख में तो इन दुकानों से हट चुका है क्योंकि प्राइसेस नॉर्मल हो चुके हैं, कोई डिस्काउंटेड नहीं मिल रहा। पर हाँ, राशन सरकार अभी भी बांटती है। तो ये वाला अभी सिस्टम सिर्फ चलता है पेट्रोल पंप्स पे। मैंने इनकी कई सारी ना कार्ड मशीन देखा जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगा भाई मैं राशन में से ले रहा हूँ कि इतना महंगा सामान, $14 में कुछ भी नहीं आया। बिल्कुल इंटरनेशनल रेट है, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा महंगा है। जब पीक टाइम था इनका राशनिंग का, तब सोल्जर्स गार्ड करते थे इनके सुपरमार्केट को। सोल्जर तैनात रहते थे इनकी सुपरमार्केट में कि लोग चोरी ना करके लेके जाए, सोल्जर्स गार्ड करते थे। सोचो भाई, सुपरमार्केट्स के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइन लगने लग गई ना, सरकार ने क्या करा, जैसे मान लो हमारा आधार कार्ड है, आपका लास्ट डिजिट 9 है, तो 0 और 1 वाला बंदा जाएगा मंडे को, फिर 2 और 3 वाला बंदा जाएगा ट्यूसडे को, 4 और 5 वाला जाएगा वेडनेसडे को। ऐसे करते करते 0 से 9 10 डिजिट हो गए और फ्राइडे तक राशन मिलता था ताकि लोग ज़्यादा लंबी लाइन ना लगाएं। और इनको पेट्रोल भी राशन की तरह मिलता था कि इतना ही मिलेगा। पर ज़्यादातर लोग क्या करते थे, इसको स्मगल कर देते थे, या तो गुयाना बेच आते थे या ब्राज़ील बेच आते थे या फिर कोलंबिया। ज़्यादातर तो कोलंबिया में बिकता था। तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर इनका बदनाम भी है इस चीज़ के लिए कि वहाँ से भर भर के टैंकर लाते थे लोग और कोलंबिया में बेचते थे। क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोल का रेट था वो था सिर्फ 50 पैसे पर लीटर, और कोलंबिया में तो इंटरनेशनल रेट के हिसाब से 100 रुपये पर लीटर हो गया। तो ये राशन वाला पेट्रोल लेके जाके वहाँ बेचते थे और पैसे कमाते थे। भाई होटल वाले मेरे को ये वीडियो दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये इंडिया से है क्या। नो, दे आर फ्रॉम मे बी लाइक सोमालिया। भाई मेरे को वीडियो दिखा रही है, कह रहे देखो इस वीडियो में बाबा जी बोल रहा है। तो मैंने कहा भाई बोल तो रहा है, बाबा जी इंडिया में भी बोलते हैं, जैसे किसी गुरु वगैरह को बोलते हैं। पर मैंने कहा ये बंदे इंडिया से नहीं है, आप इनके बालों से देखो ये इंडिया से नहीं है। तो वो लड़की मेरे से पूछ रही थी कि ये इंडियन है क्या। ये बंदे पबजी के बारे में कुछ बाबा जी बोल रहे हैं, मतलब फनी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं भाई ये इंडियन नहीं है, आप इनके बालों से पहचानो, इनके बाल ऐसे घुंघराले हैं। घुंघराले बाल इंडिया में नहीं होते, ये मे भी अफ्रीका से होंगे, रहते क्या पता कहीं और भी हो। मैंने कहा अफ्रीका से ओरिजिनली है। कह रही पर यार आपकी तरह बोल रहे हैं। मैंने कहा क्या मेरी तरह बोल रहे हैं। वो थोड़ी इंग्लिश सही बोल रही थी लड़की। तो कहती है वो बाबा जी बोल रहे हैं। मैंने कहा वो बाबा जी तो बोल रहे हैं, पर मतलब इंडिया में बाबा जी तो मतलब किसी बड़े आदमी को कहते हैं। तो कहती है अच्छा, तो मतलब नहीं है इंडिया से। मैंने कहा नहीं है भाई इंडिया से। तो यार लोग मतलब इंडिया को मतलब जानते हैं यार लोग। मैं तो ये देख के हैरान हूँ, वेनेजुएला में भी सुपरमार्केट में जो बिल चेक करता है बंदा जो बाहर खड़ा होता है, उसको मैंने बोला स्पेनिश नहीं आती। कहते हैं हाँ मैं समझ गया कहाँ से है, पर जो दोंदे कहते हैं, दोंदे मतलब कहाँ। तो मैंने कहा इंडिया। कहता है इंडिया, अच्छा समझ जाते हैं लोग। तो कल सुबह है मेरी फ्लाइट यहाँ से 8 बजे की है।
पर उन्होंने कहा है कि 2 घंटे पहले चेक इन बंद हो जाएगा या फिर 2 घंटे पहले पहुंचना है, कुछ ऐसे बोला है। तो मैंने रिसेप्शन पे भी टैक्सी पता करी, कहते 10 बजे आना नीचे क्योंकि शिफ्ट चेंज होएगी। सुबह जो बंदा रिसेप्शन में बैठेगा वो 10 बजे आएगा, तो आप उसके पास आ जाना। मैंने कहा कितने की मिलेगी टैक्सी, कहते हैं या तो 35 की या 40 की। मैंने कहा यार बड़ी महंगी टैक्सी यार, 27-30 किलोमीटर के तुम्हारे यहाँ पे हैं। आया तो मैं 30 में था, अब देख लेंगे बार्गिन वगैरह करके, कुछ 35 तक में मिल गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। भाई आज मैंने चिपोटले टाइप खाना मंगाया है, इसमें जो मैंने मना करा था ना वो भी डाल दिया इन लोगों ने। चलो कोई नहीं, इसमें मैं सॉस लाया ना पिकांते वाली, वो डालता हूँ। ये खाना आज नसीब हो रहा है, कल पता नहीं जंगल में 5 दिनों के लिए क्या नसीब होगा मेरे को।